कलानी इस उम्र में 75 साल में और कोशिश कर रहे हैं कि अपने पुत्र को आमदार बनाने के लिए। अब मुझे तो भय लगता है कि आज फिर उनके ऊपर समस्या खड़ी न हो जाए। एक आपराधिक छवि वाला व्यक्ति चुनौती देता है कि अगर मुझे तूतारी की टिकट नहीं मिली तो मैं अपक्ष चुनाव लड़ूंगा। कि जो जितेंद्र आव्हाड जी हैं, जो कि सिंधी समाज के द्रोही हैं, समाज द्रोही। जनता दरबार हर महीने शहर के विभिन्न भागों में, क्षेत्रों में, मारलवरब कांबा में, उल्लासनगर के विभिन्न क्षेत्रों में जनता की समस्याओं के लिए जनता दरबार, महानगर पालिका हो, एमएसईबी विभाग हो, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो, पुलिस विभाग हो, ट्रैफिक विभाग हो, सभी की समस्याओं का समाधान के लिए हर महीने जनता दरबार। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंदानी जी के साथ और पूछते हैं कि प्रदीप जी, अभी हाल ही में गोवा के अंदर टीओके की तरफ से एक मैनिफेस्टो दिखाया गया। उसमें कहा गया कि हमने अपने पिछले चुनाव में, जब भाभी ज्योति कलानी जब आमदार थी, तब उन्होंने कहा था कि हमने 60% हमने उस मैनिफेस्टो पे हमने काम किया है। तो 2019 में जब आपके आमदार श्री कुमार ईरानी जी जब चुन के आए, आज हम 2024 में बैठे हैं, कितना परसेंट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या आपके आमदार ने कितना परसेंट उस मैनिफेस्टो पे काम किया है? क्या कहेंगे इस विषय को? देखिए, इन सारी बातों के ऊपर उत्तर देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मोनी मैनिफेस्टो पे 60% काम उन्होंने किया था। तो बताएं कौन कौन से काम किए थे, उनका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। रही बात हमारे आमदार ने क्या काम किए, तो मैं समझता हूं कि 3-2.5 वर्ष तक तो जो इनकी सत्ता थी, महाआघाड़ी की सत्ता थी और कोरोना का समय था, उस समय बहुत ज़्यादा काम आमदार नहीं कर पाए। लेकिन जब से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की सत्ता बनी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो कालानी गुट है, वह ये बात कहता है कि श्रीकांत शिंदे जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि श्रीकांत शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। तो अगर जो श्रीकांत शिंदे काम कर रहे हैं उसका श्रेय कुमार आइलानी के पास भी जाएगा, तो ये बहुत भ्रमित है। और वो खुद ही मानते हैं कि बहुत सारा काम हुआ है और श्रीकांत शिंदे जी ने किया है। हमारा कहना ये है कि वो कहते हैं कि श्रीकांत शिंदे जी ने कहा है, हम कहते हैं कि श्रीकांत शिंदे जी और आमदार कुमार आइलानी ने मिलकर किया है। अभी एक न्यूज चैनल पे कमलेश निकम ने आपके आमदार के ऊपर सीधा सिर्फ खुला खुला आरोप लगाया कि आपके आमदार कुमार ईरानी मौत के सौदागर है। जो शहाड़ की जो ब्रिज, इस पे खड्डे हो गए, प्रदीप जी, इतने फंड आए आमदार की तरफ से, शहर में इतने फंड आए खासदार की तरफ से, क्या एक ब्रिज बनाने के लिए आपके आमदार के पैसा नहीं था? क्या कहेंगे इस विषय को? देखिए, कमलेश निकम एक बड़ बोलापन, और मैंने तो उसे कहा है कि जो जिस तरह का वो बात करता है, उसके प्रश्न में ही उसका उत्तर है। उसने कहा कि कुमार आइलानी मौत का सौदागर है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि अगर वो मौत के सौदागर होते तो उन्हें आजीवन शिक्षा लगती, उनको कोर्ट में सजा मिलती। हत्याएं किसने करवाई थी, किसको आजीवन सजा मिली और किस तरह से वो आज
छूटे हुए हैं और आज भी उनके ऊपर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक भी पूरी तरह से बरी नहीं हुए हैं। तो ये शहर की जनता जानती है कि मौत का सौदागर, अपराधीकरण का राजकारण पूरी तरह से बंगले से संचालित होता है, बदस्तूर आज भी हो रहा है। तो जो चीजें आप कर रहे हो तो हमारे ऊपर क्यों लाते हो भैया? शहर जानता है, किस लिए अपनी जबान खराब करते देखिए, हो? कमलेश निगम का जो बोलने का जो 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 मतलब था वो ऐसा था कि जो सुविधाएं जो शहर में मिलनी चाहिए, जैसे ब्रिज, उस ब्रिज को लेके कहा अगर वो ब्रिज गिर जाती है, आपके आमदार ने कुछ किया नहीं उस ब्रिज को लेके, अगर वो ब्रिज गिरती है तो कितने लोगों की मौत होगी, उसके ऊपर कहा कि आपके आमदार मौत के सौदागर हैं। देखिए, ये जो ब्रिज बनी थी आज से 32 साल पहले बनी थी। अब उस ब्रिज की आगे अगर किसी तरह से उसकी कोई रिपेयरिंग आती है तो किसी भी जो विधायक है उसे ऐसा सपना तो नहीं आएगा चल रही ब्रिज अचानक हो जाएगी और आप कहोगे कल कोई भी बात घट गई हर चीज में तो केवल आमदार को ही वो कहते हैं। अब ये नेशनल हाईवे है, ठीक है, स्टेट हाईवे है। हिम्मत है तो ये भी कह देना कि यह जो ब्रिज है ये खासदार ने नहीं बनाई, क्योंकि हम तो कहते हैं जितने भी काम हुए हैं आमदार और खासदार ने मिलकर किए हैं। क्योंकि वो केवल वह कहते हैं कि भाई इस तरह की राजनीति करते हैं, पिक एंड चूज। वो खासदार के लिए हिम्मत नहीं कर पाएंगे बोलने के लिए, क्योंकि वो तो दोस्ती का गठबंधन उन्होंने बनाया था। खासदार के लिए अगर एक शब्द भी बोलेंगे तो सीधे उनके जेल के सलाखे खुल जाएंगे। आमदार के लिए इसके लिए बोलते हैं क्योंकि उनका कोई दीन धर्म नहीं है। वो सभी पार्टियों में जाते हैं, कभी आरपीआई में जाते हैं, कभी अपक्ष रहते हैं, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, कभी कांग्रेस में थे, कभी बीजेपी में थे, अभी कहाँ जाएंगे पता नहीं है। वह केवल सत्ता के सौदागर हैं, उनको शहर के लिए पड़ी नहीं है। अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। उसमें भी एक अपराधीकरण का उनका जो रिकॉर्ड है वह उनको दिशा भूल उनकी हो गई है, भ्रमित हो गए हैं, बहुत सारी भ्रांतियां आ गई है, उनको रास्ता इस नहीं बात को मिल तो रहा। मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं इस बार कुमार रानी ने जो काम करना चाहिए वो उन्होंने किया नहीं, अपने फंड का जो उपयोग जो जहाँ पे लगाना चाहिए था वहां पे उन्होंने किया नहीं, खाली नालियां सीसी पैसेज पे ही उन्होंने अपने फंड की बर्बादी की। देखिए, आमदार का जो फंड होता है वो मात्र 2-3 करोड़ का होता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं किया जा सकता। लेकिन इस शहर में बहुत सारा फंड आया है, बहुत सारे काम शुरू हैं। फर्क इतना है कि वह काम अभी चल रहे हैं इसलिए सारे खड्डे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि उल्लासनगर के सारी सड़कें सीमेंटीकरण हो जाएंगी। सारे सड़कों के प्रपोजल या तो काम शुरू हैं या तो उसके टेंडर होने वाले हैं। इसके लिए उसको स्वरूप, उसको आकार मिलने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन 2 सालों में जितने यहाँ पर काम हुए, जितने सीमेंटीकरण रोड के काम चल रहे हैं, डॉल्फिन क्लब का चल रहा है और उसके अलावा आप 4 नंबर 5 नंबर हर जगह जहाँ पर देखेंगे, हर जगह काम शुरू है। पेंसिल फैक्ट्री वाला रोड हो रहा है। उसके बाद वो तो 141 में नहीं आता है ना। नहीं, हम पूरे उल्लासनगर की बात करते हैं तो फिर आप डॉल्फिन क्लब का रोड ले लो। उसके बाद यहाँ हीरा घाट वाला रोड पास हुआ हुआ है। अब ये गोल मैदान वाला जो अपना शालीमार सोसाइटी चोपड़ा कोर्ट से वह बन रहा है। पानी की अपनी सोर्स होना चाहिए, वो हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों को आकार मिलना है। अब वो 2 सालों के अंदर सारी सड़कें ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन जो कदम उठाए हैं इस बात से संतोषजनक कह सकता हूँ कि जो काम हुआ है वो उसका आकार आते आते जब होगा तो शहर इस बात की दाद देगा कि इस शहर में सबसे बड़ी जो समस्या थी, जिसके पूरी तरह से कहते हैं कि इसको बुरा स्वरूप देने वाले उस समय के नगराध्यक्ष आदरणीय श्रीमान पप्पू कालानी ने जिस तरह से 20-20 रुपए लेकर अनाप शनाप बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन किया, उस कंस्ट्रक्शन का दुष्परिणाम ऐसे हुआ कि बिल्डिंगें धड़ाम धड़ाम पत्तों की तरह से गिरने लगी। उसके लिए जीआर लाने का काम इस सरकार ने किया। उस सरकार तब बनती है जब आमदार उसका प्रतिनिधि होता है। उल्लासनगर का प्रतिनिधि कुमार आइलानी था।
और उसके बदौलत सरकार बनी और सरकार ने ऐसा कहीं ना कहीं आपके आमदार के ऊपर भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगते हैं, और किसी ने नहीं, संजय गुप्ता जो आपके ही पार्टी के एक नेता है, एक वरिष्ठ पदाधिकारी है, उनके पास में बड़ी जवाबदारी है उत्तर भारतीय समाज को लेके। उन्होंने कल मेरे चैनल में खुला खुला आरोप लगाया कि अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो कहीं ना कहीं शहर में विकास नजर आता। आपके ही पार्टी के पदाधिकारी ने आपके ही आमदार पे गंभीर आरोप लगाए, क्या कहेंगे? देखिए, आप जब मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आपका केंद्र बिंदु केवल आमदार है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि आमदार के चुनाव है इसलिए आमदार 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 करके चलाना ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार अवश्य बड़ा होगा, उसने जो कहा होगा वो सत्य होगा, लेकिन भ्रष्टाचार का स्तर क्या है? क्या महानगर पालिका स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं ऐसे कह दूं कि शहर में बहुत सारी चोरियां बढ़ बढ़ गई है, ऐसा नहीं होता है। इस चीज का आपको भ्रष्टाचार का प्रमाण के बारे में उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आरोप लगाने के लिए मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि जेकि आप जिनसे इंटरव्यू लेते हैं बहुत बड़ी मोटी रकम लेते होंगे। ये आरोप लगाना आजकल बहुत सरल हो गया है। जब तक आप प्रमाणित नहीं करते, सिद्ध नहीं करते, तो वो आरोप केवल आरोप रहता है। और आप इस क्षेत्र में काम करते हो, आपके ऊपर भी कई आरोप लगे हैं, उल्टे सुल्टे केस हुए हैं। जो भी इस तरह के काम करता है, जो भी सार्वजनिक जीवन में आता है, कीचड़ को अपने झेलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता है कि मतलब इस प्रकार की चुनाव के माहौल के अंदर आपकी पार्टी के पदाधिकारी आपके आमदार के खिलाफ बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही है? मैंने वो इंटरव्यू देखा नहीं है, और मैं देखूंगा तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। और इस प्रकार की अगर बातें हो, एक बात आपसे एक जाते तो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा पार्टी के प्रोटोकॉल को लेके। अभी हाल ही में जब हमने इंटरव्यू किया जमनू पुरस्वानी के साथ में, तो जमनू पुरस्वानी ने कहा कि हर 3 साल में भारतीय जनता पार्टी नए नेता देती है, ठीक है? तो ऐसे क्यों, जब जब पार्टी की बात होती है तो हर साल, हर 3 साल में भारतीय जनता पार्टी नए नए नेता देती है, जब वो नए नेता जब उभर के आते हैं तब खाली महानगर पालिका के ऊपर जूने जो आपके जो नगर सेवक है और विधानसभा में जो 20 साल से कुमार लानी जी है उनका ही कब्जा है। तो नए लोगों को आखिर भारतीय जनता पार्टी नए चोरों को आखिर चांस क्यों देती है महानगर पालिका के अंदर? देखिए, अगर आप इन 3 सालों में मतलब जो जमनू पुरस्वानी जी ने कही, अगर जब से मैं जिला अध्यक्ष की मैंने कमान संभाली है, मैं समझता हूँ जिला अध्यक्ष की मेरे जितनी भी टीम है उसमें 70% नए लोगों को हमने मौका दिया है। और ये बात सही नहीं है। हम बिल्कुल अब नई पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं। हमने ये तय किया है कि आने वाले महानगर पालिका में कम से कम 50 से 60% बिल्कुल नए चेहरे होंगे, और वो युवा होंगे। क्योंकि हर तरह से, जिस तरह से नदी का प्रभाव बढ़ता है, नया पानी आता है, पुराना चलता रहता है। अब समय आ गया है कि नए लोगों को, युवाओं को मौका देना, और हमने ये तय किया है कि 50% से ज्यादा इस बार नए चेहरे आपको दिखेंगे। प्रदीप जी, अभी जैसे तो पिछली बार आपने ही कहा था कि काफी लोग आपके ही पार्टी में आमदार के चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार है, इसमें काफी नाम सामने आए। उन सब नामों को नहीं दौड़ाते हुए कहीं ना कहीं आपकी इच्छा क्या कहती है, आप इस बार इच्छुक उम्मीदवार है? देखिए, राजनीति में जब हम काम करते हैं तो महत्वाकांक्षा रखते हैं। मैं भी अपनी महत्वाकांक्षा बराबर फोरम पे, पार्टी के फोरम पे रखूंगा। और मुझे ये इस बात का पूरा विश्वास है कि प्रदीप रामचंदानी इस बार प्रबल दावेदारों में होगा, विधायक की रेस में। और एक ऐसी हमारी पार्टी है जिसमें हम लोग पूरी तरह से अनुशासन से चलते हैं। पार्टी को मैं कहूँगा कि हमने कई वर्षों तक पार्टी के साथ रहे हैं और लोगों के साथ रहे हैं, और इस बार मुझे मौका मिलना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी जो है वो पूरी तरह से, हम जहां बैठे हैं पार्टी हमसे ऊपर है, वह देख रही है। अगर पार्टी ने चाहा तो मैं अवश्य उल्लासनगर के विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। और अगर पार्टी ने किसी और हमारे प्रत्याशी का चुनाव किया तो उस वक्त हम उस प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देंगे।
देखिए, अभी हाल ही में हमने इंटरव्यू किया राज असरोणकर जी के साथ में। उन्होंने खुला खुला कहा कि एक काम, आप पप्पू कलानी से इंटरव्यू लो, एक काम मुझे बता दो कि इन्होंने यहाँ पे किया है। तो इस विषय को आप कैसे देखते हो, क्योंकि पप्पू कलानी जी काफी वर्षों तक 4 टर्म आमदार रहे, आप इस विषय को कैसे देखते देखिए, जब वो राज असरोरकर जी ने जब आपको वह इंटरव्यू दिया था, तो मैं सचमुच मैं राज असरोरकर की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। समाज को राज असरोरकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत आवश्यकता है, जो बेधड़क बोलते हैं और खुली तरह से बोलते हैं। उन्होंने जितना भी कहा, जो भी कहा, 100% शत शत प्रतिशत कहा। उनके मन में कहीं भय नहीं था, न उन्हें कुछ पाने का लालच थी, न उन्हें खोने का डर था। और उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि पप्पू कालानी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो एक काम वह गिना सके। मैं तो आज भी हैरान हूं इस बात के लिए कि पप्पू कलानी इस उम्र में 75 साल में घर घर भटक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने पुत्र को आमदार बनाने के लिए अपने जीवन में उन्होंने इतनी यातनाएं सही हैं राजनीति के वजह से, आज फिर यह काम कर रहे हैं। मुझे तो भय लगता है कि आज फिर उनके ऊपर समस्या खड़ी न हो जाए और अपना बचा हुआ जीवन खुशी से जीने के बजाय वह फिर से कहीं अदालतों या कारागृह के चक्कर में न पड़ जाएं। इसीलिए मैं तो हमेशा, मेरे हमारे एक अजीज हैं, हमेशा मुझे अच्छे लगते हैं कालानी जी, क्योंकि कुछ उन्होंने किया था अपने समय में, वो आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन मेरी उनको सलाह है आज भी कि राजनीति के पचड़े से निकलकर वह पूरी तरह से आराम करें तो बेहतर होगा, वरना इस उम्र में आप फिर से इन चीज़ों में अपने आप को कठिनाइयों में लाओगे, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन बात राज असरोरकर की थी, तो राज असरोरकर ने जितनी सच्चाई से वह बयान दिया, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम कहीं न कहीं पार्टियों के बेड़ियों में बंधे हुए हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि राज असरोरकर के जैसे कार्यकर्ता, 50 से 70 कार्यकर्ता अगर उल्लासनगर में आ जाएंगे, तो सारे राजनीतिक जितने भी लोग हैं अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर भी अंकुश लगेगा। लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे लोग बहुत जागरूक नहीं हैं, भयभीत हैं, छोटी छोटी बातों से डरते रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही है कि निर्भयता से काम करना और अपने हकों के लिए हर एक व्यक्ति ने आवाज उठाना, तब जाके एक जो प्रतिनिधि होता है, लोक प्रतिनिधि, वह काम करता है। और लोक प्रतिनिधि को काम करवाना जनता का काम है। अगर इस तरह से लोक प्रतिनिधि सोचते हैं अपनी मनमानी कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जवाबदार सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी होना भी है। प्रदीप जी, गोवा के अंदर वहां पर जितेंद्र अवार्ड वहां पर आए थे गोवा में, और काफी मतलब बातें की। जब उनको मंच पे बुलाया गया तब उन्होंने साफ नकार दिया कि मैं तो आऊंगा नहीं। और वहां पर उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये जो फैसला होगा, जो इनको तुतारी की, जो जिनको भी ये सीट जाएगी तुतारी की तरफ से, उसका निर्णय शरद पवार साहब करेंगे खाली। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे आश्चर्य है, आदरणीय शरद चंद्र पवार जी, जो बहुत महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, उनको एक आपराधिक छवि वाला व्यक्ति चुनौती देता है कि अगर मुझे तूतारी की टिकट नहीं मिली तो मैं अपक्ष चुनाव लड़ूंगा। अब ये शरद पवार जी की पार्टी को सोचना चाहिए कि आपकी सत्ता की इतनी मजबूरी है क्या कि आपको कोई व्यक्ति चुनौती देता है कि मुझे टिकट दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपक्ष लड़ूंगा। एक बात। दूसरी बात, गोवा में हमने देखा कि जो जितेंद्र आव्हाड जी हैं, जो कि सिंधी समाज के द्रोही हैं, समाज द्रोही, जिन्होंने सिंधी समाज को बहुत बुरी तरह से गालियां दी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा उसके ऊपर केस दर्ज कराया था, एफआईआर करवाई थी। ऐसे व्यक्ति के पीछे ये लोग जिस तरह से उन्होंने अपने बयान दिए कि 100 बार कमलेश निकम ने फोन किया, मिन्नतें की, तब जाकर मैं आया हूं, और इतनी ऊंची बातें की, चमचा है ये निकम नहीं निकमानी है,
यानी फिर से उनकी जो भावना है सिंधी समाज को आहत करने की है। और ये सिंधी समाज इस भले ही शांत रहता है, किसी झगड़े में नहीं आता, लेकिन जब वो मतदान करने जाता है तो वो पूरी तरह से दिमाग में रखता है कि जितेंद्र आव्हाड जिन्होंने सिंधियों को इतनी बुरी तरह से गालियां दी थी, उसका बदला वो मतदान के जरिए जरूर करते हैं। और अब तो यह खुला हो गया कि जितेंद्र आव्हाड केवल एक समाज के नहीं, बाकी भी समाजों के प्रति वह हमेशा जहर उगलते रहते हैं। ऐसे नेताओं को राजनीति या सार्वजनिक क्षेत्र में प्रेम के लिए नहीं, नफरत के लिए जाना जाएगा। और इस हमारे ऊपर जो, हमारे समाज के ऊपर जो उन्होंने हमला किया था, उसका बदला मेरा समाज लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शांत क्यों बैठी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शांत नहीं बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने विधिवत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। अब वो जांच का विषय है, जब होता है कानून में, वैसे भी समय लगता है कानून के पर में, लेकिन असली जो तकलीफ होगी कालानियों को इस बात की होगी, जिस तरह से वो पूरी तरह से जितेंद्र आव्हाड के पीछे पीछे चलते हैं, उनको यह भूलना नहीं चाहिए कि वह समाजद्रोही है और समाज कभी भी कालानियों को माफ नहीं करेगा जितना जितेंद्र आव्हाड के वो पीछे पड़ेंगे। जल्दी लेंगे मुलाकात, जाएंगे लोगों के बीच, लोगों से लेंगे मुलाकात और पूछेंगे कि इस बार ओमी कालानी, कुमार एलानी या कोई और